नमस्कार। 9,000 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम एक ऐसे कॉर्पोरेट एम्पायर के पतन की बात करने वाले हैं जिसने पब्लिक बैंक फंड्स का इतना भारी नुकसान किया कि पूरा देश हिल गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के भारत के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड की इस कहानी के हर एक पन्ने को पलटते हैं। इमेजिन कीजिए, 2 मार्च 2016 की रात रात के ठीक 11:30 बज रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर एक प्राइवेट जेट बिल्कुल तैयार खड़ा है। जेट की लाइट्स बंद हैं और अंदर बैठा शख्स वो मुस्कुरा रहा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विजय माल्या था। उड़ान भरने से ठीक पहले उसने आखिरी बार भारत की तरफ देखा। उसे शायद पता था कि अब वो कभी लौटकर नहीं आने वाला। बस उसी पल देश का एक बहुत बड़ा और मशहूर बिजनेसमैन हमेशा के लिए एक भगोड़ा बन गया। अब जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए, 9,000 करोड़ रुपए। उस एक आधी रात की उड़ान के पीछे भारत के बैंकों का ये भारी भरकम घाटा छूट गया था। मतलब ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। पर सच तो ये है कि ये अचानक से हवा में गायब हुआ पैसा आम जनता के टैक्स और खून पसीने की कमाई का ही एक हिस्सा था। राइज ऑफ अ बिजनेस एम्पायर। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि यह साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे हुआ था। माल्या की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1955 में एक बेहद अमीर परिवार में जन्म, बचपन से ही बड़े बड़े सपने, और फिर 1983 में जब वो सिर्फ 28 साल के थे, पिता के अचानक निधन के बाद उन्होंने यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप की पूरी कमान संभाल ली। जरा सोचिए, जिस उम्र में लोग अपना करियर बस सेट कर रहे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने फैमिली बियर बिजनेस को एक एब्सोल्यूट पावर हाउस में बदल दिया। वो बेहद अग्रेसिव थे और उनकी डिक्शनरी में डर नाम का कोई शब्द ही नहीं था। और देखते ही देखते विजय माल्या सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरा ब्रांड बन गए, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। उनका लाइफस्टाइल मतलब बेजोड़ लग्जरी, शानदार पार्टियां और बेशुमार शोहरत। उनकी इसी लाइफस्टाइल ने बड़े बड़े राजनेताओं, बॉलीवुड स्टार्स और दुनिया भर के टॉप बिजनेस लीडर्स को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया। सच कहूं तो उनकी वो चकाचौंध भरी जिंदगी ही उनका सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट बन चुकी थी। द किंगफिशर एयरलाइंस गैम्बल। अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ। एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा और खतरनाक जुआ। साल था 2003। इंडियन मिडिल क्लास हवाई सफर की तरफ तेजी से अट्रैक्ट हो रहा था। ऐसे में माल्या ने नारा दिया, फ्लाई द गुड टाइम्स। उनका विजन बड़ा सिंपल था, मिडिल क्लास को अमीरों जैसी लग्जरी सर्विस देना, वो भी थोड़े सस्ते टिकट पर। 2005 में लॉन्च होने के बाद शुरुआत में तो ये एक ब्लॉकबस्टर हिट लगा। पहले ही 6 महीनों में 2 लाख पैसेंजर्स। लेकिन हाई एंड सर्विस और सस्ते टिकट का ये जो कॉम्बिनेशन था ना, ये अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी खामी छुपाए हुए था। ये मॉडल सस्टेनेबल था ही नहीं। अब यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है वो वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ माल्या की पर्सनल वेल्थ देखिए, 250 से ज्यादा लग्जरी कारें, दुनिया भर में आलीशान बंगले, प्राइवेट जेट्स, खुद की फॉर्मूला 1 टीम और एक 311 फुट का यॉट, सब कुछ टॉप क्लास। लेकिन दूसरी तरफ अपने बिजनेस में वो बिल्कुल आंख मूंद कर रिस्क ले रहे थे। 2007 में सिर्फ मार्केट पे कब्जा करने की जिद में उन्होंने पहले से ही भारी घाटे में चल रही एयर डेक्कन को 1800 करोड़ रुपए में खरीद लिया, और वो भी पूरी तरह से कर्जे पर। और इसका नतीजा क्या हुआ? 2008 में कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ही एक क्लर्क ने एक बहुत बड़ी लेकिन चुपचाप सी चेतावनी दी। उसने बताया कि एयरलाइन को हर एक पैसेंजर पर, जी हां, हर सिंगल पैसेंजर पर ठीक 2,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। पर हुआ क्या? इस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि लीडरशिप के दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन का भूत सवार था। द एम्पायर कोलैप्सेस। और यहीं से शुरू हुआ इस विशाल साम्राज्य का बहुत ही तेजी से होने वाला पतन। 2008 में आ गया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी वैश्विक मंदी। पूरी दुनिया में लोग हवाई सफर कम करने लगे और एविएशन फ्यूल के दाम आसमान छूने लगे। लेकिन किंगफिशर का लगातार उधार लेना चालू रहा। SBI के एक रिस्क असेसमेंट ऑफिसर ने इस बात को पकड़ लिया था कि ये एक बहुत ही खतरनाक लूप है। कंपनी सिर्फ कर्ज ले रही है, प्रॉफिट का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। फिर भी कर्जे का ये अंतहीन चक्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे। एक के बाद एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। 2010 में जब मीडिया में यह खबर आई कि कंपनी पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो हड़कंप मच गया। महीनों से सैलरी ना मिलने पर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, तेल कंपनियों ने फ्यूल की सप्लाई रोक दी, और फाइनली 2012 में DGCA ने एयरलाइन का फ्लाइंग लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। किंग ऑफ गुड टाइम्स हमेशा के लिए ग्राउंडेड हो चुका था।
विलफुल डिफॉल्टर, ये वो लीगल ठप्पा है जो फरवरी 2016 में माल्या पर लगा। इसका सीधा सा मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या कंपनी जिसके पास कर्ज चुकाने का पैसा तो है, लेकिन वो जानबूझकर उसे चुकाना नहीं चाहता। इसी टैग के लगने के बाद सीबीआई और ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी। और फिर वही हुआ जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, वो प्राइवेट जेट और वो आधी रात की उड़ान। द ह्यूमन एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। अब बात करते हैं इस पूरे फ्रॉड की उस कीमत की जो असल में आम इंसानों को चुकानी पड़ी। 7,000, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उन कर्मचारियों की संख्या है जो एक ही झटके में सड़क पर आ गए। सोचिए, जिन लोगों ने एयरलाइन को बनाने में अपना दिन रात एक कर दिया, उन्हें अचानक बेरोजगार कर दिया गया। इनमें से तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें 6 से 8 महीने तक सैलरी के नाम पर 1 रुपया तक नहीं मिला था। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाए थे, अब सब खत्म हो गया। किंगफिशर के एक सीनियर इंजीनियर का ये बयान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम टीवी पर हजारों करोड़ों के फ्रॉड की खबरें देखते हैं ना, तो अक्सर हम इस जमीनी सच्चाई को भूल जाते हैं। इसका सीधा असर किसी की बेटी की शादी, किसी की पढ़ाई या किसी की उम्र भर की जमा पूंजी पर पड़ता है। ये कॉर्पोरेट फेलियर की सबसे कड़वी सच्चाई है। तो वो जो 9,000 करोड़ रुपए का घाटा था, वो सिर्फ कुछ बैंकों की बैलेंस शीट का नुकसान नहीं था। वो पैसा आपके और हमारे जैसे आम टैक्स पेयर्स का था। बैंकों में रखी आम जनता की सेविंग्स थी। जरा सोचिए, इस पैसे से देश में कितने नए स्कूल, कितने अस्पताल, कितनी सड़कें बन सकती थीं। पर वो सब एक इंसान की आलीशान जिंदगी और उसकी जिद की भेंट चढ़ गया। लेसन्स फ्रॉम द फॉल। चलिए देखते हैं कि इस पूरी तबाही के बाद हमने और हमारे सिस्टम ने क्या सबक सीखा। 2026 की ओर बढ़ते हुए आज हालात बिल्कुल पलट चुके हैं। कभी जिन आलीशान बंगलों में बॉलीवुड स्टार्स की पार्टियां हुआ करती थीं, आज उन पर सरकारी ताले लटके हैं। वो करोड़ों की कारें नीलाम हो चुकी हैं। और वो शख्स, वो आज भी लंदन में बैठकर भारत लाए जाने के खिलाफ अपने वकीलों के जरिए बस तारीख पर तारीख ले रहा है। हालांकि इस इतने बड़े झटके ने हमारे बैंकिंग सिस्टम की नींद जरूर खोल दी। आरबीआई ने अब बड़े लोन देने के नियमों को काफी सख्त कर दिया है। अब बैंक अधिकारियों की पूरी जवाबदेही तय की जाती है। सबसे बड़ी बात, अब बैंक सिर्फ किसी का बड़ा नाम या चकाचौंध देखकर करोड़ों का लोन पास नहीं कर सकते। लोन देने से पहले कड़ी जांच यानी ड्यू डिलिजेंस अब अनिवार्य कर दी गई है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? क्या बेतहाशा कॉर्पोरेट लालच और एम्बिशन एक लीडर को सही और गलत के बीच का फर्क ही भुला देते हैं? एक गलत बिजनेस मॉडल, झूठा दिखावा और अंधाधुंध कर्जा कैसे पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर सकता है, इसका किंगफिशर से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? इसी सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।